हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, उन्हें आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और उस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल आपके बुक में हों तो प्लीज़ उनको आप लोग घर पर सॉल्व कीजिए। यदि कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा होता है जिसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है मैंने विश्व गुरु क्लासेस के नाम से। आप लोग सर्च कीजिएगा विश्व गुरु VISHWAGURU विश्व गुरु क्लासेस। आप इसको सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इसमें आप अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। या फिर आप क्या कीजिए, जो विश्व गुरु क्लासेस का चैनल का पेज है उस पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है उसका फ़ोटो खींचिए और वो फ़ोटो उसमें आप सेंड कर दीजिए। मैं ज़रूर उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा दूंगा। तो जो भी आपके सेशन में ले चुका हूँ, जिनमें हमने गति से संबंधित सारे न्यूमेरिकल लगाए हैं, ग्राफ से संबंधित मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हुए हैं कि ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया हुआ है। और इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण के कुछ सवाल हैं जो मैंने आपको लगवाए हैं, बाकी मैं लगवा रहा हूँ। तो जो भी आपको मैंने पढ़ा दिया है वो सारे चैप्टर के आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। और जो भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आप उनको सेंड कीजिए ग्रुप में, मैं ज़रूर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड के बाद वापस लौट आती है। मतलब मैं क्या करते हैं, एक गेंद लेते हैं, उस गेंद को ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक देते हैं। क्या होता है, 6 सेकंड के बाद वो वापस गेंद लौट आती है। तो एक बात तो पक्की है कि 6 सेकंड में वापस लौट आती है, मतलब 3 सेकंड तक वो ऊपर गई होगी और फिर 3 सेकंड में ऊपर से नीचे आई होगी। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि कोई भी पिंड जब ऊपर की ओर जाता है तो जितने सेकंड में ऊपर जाता है और फिर मैक्सिमम यानी जो उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से फिर जब वो नीचे आता है तो ऊपर तक जाने में और ऊपर से नीचे तक आने में बराबर टाइम लगता है। तो जो टोटल टाइम है वो कितना है, 6 सेकंड है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो 3 सेकंड तक ऊपर गया है, यानी वो गेंद जो है वो 3 सेकंड तक ऊपर गई है और फिर 3 सेकंड ऊपर से नीचे आई है। पूछा क्या है, गेंद को किस वेग से ऊपर फेंका गया है। सीधी सी बात है, गेंद ऊपर हमने जब फेंकी होगी तो उसको कोई ना कोई हमने प्रारंभिक वेग जरूर दिया होगा, तभी वो गेंद जो है ऊपर जाएगी, उसके बाद वो ऊपर से नीचे लौटेगी। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, यानी हमें उस पॉइंट की ऊंचाई ज्ञात करनी है जहां तक वो गेंद गई होगी। उसके बाद 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति, यानी 4 सेकंड के बाद वो गेंद कहाँ होगी ये हमको पता करना होगा। तो सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग थोड़ा इसको समझ लीजिए डायग्राम के द्वारा कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सतह है और यहाँ से हम गेंद को फेंक रहे हैं और इसको हमने कोई ना कोई प्रारंभिक वेग दिया होगा। तो इसको हमने कितना वेग दे दिया, u वेग के कारण क्या होगा, ये गेंद ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगी इसका जो वेग होगा वो कम होता चला जाएगा। कारण ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जिसकी दिशा कहाँ होती है, हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है, जबकि जो गेंद की गति है वो ऊपर की ओर है। यानी ये जो त्वरण होगा इसकी दिशा विपरीत है, तो सीधी सी बात है वो गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, वेग को घटाएगा। यानी ये मंदन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मंदन होगा, ना कि त्वरण होगा। तो इस मंदन के कारण क्या होगा, इस गेंद का वेग घटता चला जाएगा और एक पॉइंट पे आकर के इस गेंद का जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये गेंद ऊपर नहीं जाएगी, तो बस जहाँ तक ये जाएगी वही है इसकी अधिकतम ऊंचाई h। तो ये हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और कितना वेग हमने दिया है उसको भी हमें यानी u को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद क्या होगा, ये गेंद फिर नीचे की ओर आएगी और
पृथ्वी की सतह से टकरा जाएगी। अभी देखिए कि गति के दौरान लगा कुल समय कितना है। गति के दौरान लगा कुल समय ये कितना है, ये है 6 सेकंड। 6 सेकंड यानी जाने में और वापस आने में टोटल कितना, 6 सेकंड। तो ऊपर जाने में यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति जब की होगी तब कितना समय लगा होगा, हम 6 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जितने समय में ये ऊपर गई है उतने ही समय में ये नीचे आई होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उच्चतम बिंदु या इसी को हम कह सकते हैं अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, यानी कि हमने यहाँ से फेंका है और यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितने सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 सेकंड के बराबर। यानी अब हमें ये पता चल गया है कि जब हमने इसको प्रारंभिक वेग u दिया है तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया है, 0 हो गया है, और कितने टाइम में हो गया है, 3 सेकंड में हो गया है। तो अब हम लोग लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u माइनस जी टी। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, वैसे तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर क्या चेंज किया है, जो a होगा यानी त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस इसलिए कर दिया है क्योंकि ये जो त्वरण होगा वो मंदन का काम करेगा, यानी माइनस आएगा। तो v कितना है, 0 है, u हमें कैलकुलेट करना है माइनस g की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी हम कैलकुलेट कर चुके कितना है, 3 सेकंड के बराबर है। तो यहाँ से हम जब u निकालेंगे तो u हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि गेंद जब हमने फेंकी होगी तो उसको हमने प्रारंभ में कितना वेग दिया होगा, 29.4 मीटर पर सेकंड। इतने वेग से हमने गेंद को ऊपर की ओर फेंका होगा, तभी वो यहाँ तक जाएगी, यानी 3 सेकंड में यहाँ तक पहुँचेगी, और उसके बाद ये ऊपर से नीचे 3 सेकंड में आएगी, यानी टोटल जो टाइम लगेगा वो 6 सेकंड लगेगा। अब सेकंड पार्ट है गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा समीकरण लगाएंगे जिसमें क्या आता हो, h आता हो, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कैसे, गति का जो तृतीय समीकरण है, गति के तृतीय समीकरण कौन सा समीकरण होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो उसमें हम चेंज करेंगे क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, यानी a जो है वो g हो गया और माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों बता चुका हूँ। कैलकुलेट करेंगे, v की वैल्यू 0 हो जाती है, u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 29.4, तो 29.4 का हम कर देंगे स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 9.8 इंटू में h क्या है, अधिकतम ऊंचाई। अभी देखिए ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 19.6h इक्वल्स टू हो जाएगा 29.4 का स्क्वायर, यानी 29.4 इंटू में 29.4। तो जब हम h को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 19.6। तो अभी देखिए आप जब 9.8 से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, अभी बाद में चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका हो गया 3 4 जा 12, यानी 3 चौको 12 हो जाएगा, पॉइंट
ये आपका हो गया 8 और ये हो गया आपका 8, तो 88.2 हो गया, 88.2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 के, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 44.1 मीटर, यानी ये जो वो वैल्यू है जितनी ऊंचाई तक ये गेंद जाएगी, अधिकतम ऊंचाई 44.1 मीटर। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 4 सेकंड के बाद गेंद की स्थिति। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से कि 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी। तो हम सब जानते हैं कि 3 सेकंड में ये गेंद यहाँ पहुँच चुकी होगी, यानी अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर चुकी होगी। अब ये गेंद कहाँ लौट रही होगी, नीचे की ओर लौट रही होगी। ठीक है, तो नीचे की ओर लौट रही होगी, तो 1 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ कहीं होगी, तो ये स्थिति हमें ज्ञात करनी है कि कहाँ पर होगी। चलिए, वैसे तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें सीधे सीधे टाइम के हिसाब से हम कौन सा समीकरण लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं H = UT - ½ GT²। ठीक है, तो वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। तो थर्ड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए, थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। देखिए, हम सब लोग देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों समीकरण लग गए। गति के द्वितीय समीकरण क्या है हमारा, H = होता है UT - ½ GT²। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे H हम कैपिटल ना लेके स्मॉल लेंगे, क्योंकि H तो हमने अधिकतम ऊंचाई ले ली है। तो H = UT - ½ GT²। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि त्वरण की दिशा जो है वो प्रारंभिक वेग की दिशा के अपोजिट है, विपरीत है। T हमें दिया गया कितना, 4 सेकंड, तो T बराबर हमें कितना लेना है, यहाँ पे 4 सेकंड लेना है। इसके अलावा हमें U कितना लेना है, U हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना कैलकुलेट किया था, 29.4 मीटर पर सेकंड, ये U लेना है। और G हमें पता है कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारे जो है वैल्यूज़ जो हैं, जो मान है, उसमें हम रख देंगे। तो H = U हो जाएगा आपका 29.4 इंटू T हो जाएगा 4 -1/2। G की वैल्यू है 9.8 इंटू T² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 117.6। इसका गुणा आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट, ये 4.9 हो जाएगा, 4.9। तो 4.9 से हम लोग 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4.9 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78.4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 78.4। तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो 6 - 4 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 39.2 मीटर, 39.2 मीटर। यानी ये कितनी दूर होगी, ये जो दूरी होगी इस समय वो होगी 39.2 मीटर। इस समय ये जो गेंद होगी वो यहाँ पर होगी, और ये ऊंचाई जो होगी पृथ्वी की सतह से वो कितनी होगी, 39.2 मीटर। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी हाइट है, 44.1, यानी ये जो है वो 44.1 है, और ये कम आ रही है। क्यों कम आ रही है, क्योंकि 3 सेकंड के बाद ये गेंद वापस आना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना, तो ये हो गया 39.2 मीटर। कैलकुलेशन को आप लोग एक बार ज़रूर थोड़ा टैली कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी करता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग कैलकुलेशन जब करें तो थोड़ा एक बार चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 20 घन सेंटीमीटर है। यदि पानी का घनत्व कितना हो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो बताइए ये पदार्थ पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है बट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक कोई पदार्थ है, अगर हम उसका 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेते हैं
तो उसका द्रव्यमान कितना होता है 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो कितना है, जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो है कितना 50 ग्राम, ठीक है 50 ग्राम। और जो आयतन है वो कितना है, आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन है। अब देखिए जब भी हमें किसी पदार्थ का द्रव्यमान पता होता है और आयतन पता होता है तो हम उसके घनत्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए घनत्व बराबर होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला जो होता है, घनत्व जो होता है ना किसी पदार्थ का वो बराबर होता है द्रव्यमान बाई आयतन। यानी कि इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम घनत्व कहते हैं। इसको आप लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं, आयतन कहाँ है, डिवाइड कर रहे हैं ना आयतन से, तो आयतन इकाई हो जाएगा। तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो हम इस फॉर्मूले से इस पदार्थ का घनत्व कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो पदार्थ का घनत्व होगा वो कितना होगा, जो पदार्थ का घनत्व है वो बराबर हो जाएगा द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। द्रव्यमान कितना है वो है 50 ग्राम, आयतन कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखिए ये पदार्थ का घनत्व है और पानी का घनत्व कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पदार्थ का कितना आया है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये ज़्यादा है। तो एक बात मैंने आपको बताई भी थी कि जिन पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है वो डूब जाएंगे जल में, और जिनका घनत्व कम होता है वो जल में तैरते रहेंगे। तो यहाँ पर इस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी में डूब जाएगा। ठीक, वैसे हमने आपको ये बताया था कि हम इसमें आपेक्षिक घनत्व को कैलकुलेट करते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ का जो पानी के सापेक्ष घनत्व होता है उसे हम उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई जल का घनत्व। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है जो हमने आपको बताया हुआ है, अभी भी बताया और पहले भी बता चुके हैं। पदार्थ का घनत्व कितना है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी का कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा ये 2.5। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो एक प्योर नंबर होता है, उसमें कोई मात्रक नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि यदि जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक, तो वो पदार्थ डूब जाएगा, यानी उस पदार्थ से बनी हुई वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो यहाँ पर जो आपेक्षिक घनत्व वो 1 से अधिक है तो ये डूब जाएगी। तो चूंकि हम क्या लिखेंगे, जो आपेक्षिक घनत्व है वो कैसा है, आपेक्षिक घनत्व जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ से बनी जो वस्तु होगी या जो पदार्थ होगा वो पानी में डूबेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल था बट इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल है आपको लगभग हर टाइप का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दीजिए, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए आप लोग कितना मेहनत करते हैं, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, किसी भी टीचर के पास कोई जड़ी बूटी नहीं होती है। जब स्टूडेंट मेहनत करता है तभी वो सही मायने में ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। ठीक है ना, तो आप लोग मेहनत कीजिए,
जो भी आपके पास बुक हो उस बुक के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। नहीं आएंगे, मैंने आपको तरीका बताया है, वैसे आप पूछ सकते हैं। उम्मीद मुझे इस बात की पूरी है कि जो मैंने न्यूमेरिकल आपको बताए हैं, यदि आपने प्रॉपर कंसेप्ट वाइज उनको समझा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको सारे न्यूमेरिकल आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, जो अगला न्यूमेरिकल है वो है 500 ग्राम के मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। एक कोई पैकेट है, बंद है पूरी तरह से, उसका जो द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है, कितना है 500 ग्राम 500 ग्राम, और उसका जो आयतन है वो भी हमें दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी हमें उस पैकेट का द्रव्यमान भी पता है और पैकेट का आयतन भी पता है, तो निश्चित रूप से हम पैकेट का क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। तो हम इस फॉर्मूले से इस पैकेट का हम, यानी जो पैकेट बना होगा जिस चीज़ से, उसका हम घनत्व कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कह रहे हैं ये जो पैकेट है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा, ये सेंटीमीटर के ऊपर माइनस की पावर है, इसका मतलब क्या है पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डिवाइडेड बाई हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 का मतलब हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये माइनस की पावर तभी तो पॉजिटिव नीचे होंगी, तभी तो पॉजिटिव बनेंगी। तो पैकेट जो है इस घनत्व वाले पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा, मतलब तैरेगा। तो ये तो हम कितना आसानी से पता कर सकते हैं। यदि जो हमारा पैकेट है ना उसका घनत्व इससे ज़्यादा आ गया तो समझ लो वो डूब जाएगा, यानी अपेक्षित घनत्व 1 से ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में। और अगर इससे कम आ गया तो वो तैरेगा, नहीं डूबेगा। आगे कह रहे हैं कि इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, यानी जब पैकेट को हम डुबोएंगे तो क्या करेगा, वो पैकेट अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देगा। तो जितना पानी उसने हटाया होगा उस हटाए गए पानी का द्रव्यमान कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, लिखेंगे पैकेट का द्रव्यमान। तो पैकेट का द्रव्यमान कितना है, वो है 500 ग्राम। जो आयतन है वो कितना है, आयतन है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पैकेट का घनत्व होगा वो कितना हो जाएगा, पैकेट का घनत्व कितना हो जाएगा, क्या होता है, द्रव्यमान को हम किससे डिवाइड करेंगे, आयतन से। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या होगा, द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम, आयतन कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10/7। ठीक है, अब 10/7 को अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.43 मान लेंगे, लगभग में 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने नियरली मान लिया 1.43 के। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये जो हमारा घनत्व है पैकेट का वो कितना है 1.43 है, जबकि पानी का कितना है 1 ग्राम, यानी इससे कहीं ज़्यादा ही है, तो ये डूबना तो पक्का है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपेक्षित घनत्व जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये पैकेट का अपेक्षित घनत्व वो कितना हो जाएगा, वो बराबर होगा पैकेट का घनत्व, यानी कितना 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा 1.43। ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी अपेक्षित घनत्व जो है यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, चलिए यहीं लिख देते हैं। चूँकि जो अपेक्षित घनत्व है, अपेक्षित घनत्व जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैकेट जो होगा वो पानी में क्या होगा, डूब जाएगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो पानी होता है ना वो उतना ही विस्थापित होगा जितना कि
इस पैकेट का आयतन है। तो पहले तो हम विस्थापित पानी का आयतन लिखेंगे। विस्थापित पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पैकेट के आयतन के बराबर, यानी कि 350 सेंटीमीटर का क्यूब। अब पानी का घनत्व हमें दिया गया कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पानी का घनत्व कितना है, पानी का घनत्व कितना है, वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमें पानी का आयतन भी पता है जो हटाया गया है, और घनत्व भी पता है। तो जब आयतन घनत्व पता होंगे तो हम द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए पानी का द्रव्यमान कितना होगा, पानी का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन मल्टीप्लाइड घनत्व। आयतन कितना है 350 इंटू घनत्व कितना है पानी का 1। इसका जो आएगा द्रव्यमान किस में आएगा, ग्राम में आएगा, तो ये हो गया 350 ग्राम। तो इस तरीके से जो पानी हटाएगा पैकेट, उसका द्रव्यमान होगा 350 ग्राम, जबकि पैकेट का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम है। सीधी बात है, पैकेट तो डूब ही जाएगा। तो इस तरह से मेरे हिसाब से जो न्यूमेरिकल हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जो न्यूमेरिकल पूछने हो प्लीज़ ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर उनको बता दूंगा। अब अगला सेशन में लेकर के आऊँगा कार्य व ऊर्जा, यानी कार्य और ऊर्जा का जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका अगला सेशन लेके आऊँगा। संभवतः एक ही सेशन में उसके 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे और वो भी चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी थ्योरी हमने आपको पढ़ाई है उस थ्योरी के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ एक चैप्टर बचा है हमारा ध्वनि, जो अभी जारी है, तो उसको समाप्त करने के बाद हम उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे। तो इस तरह से जो फिजिक्स का पोर्शन होगा 9th का, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। आप लोग क्लास को देखते रहिए, अपने साथ के लोगों को शेयर कीजिए। यदि आपको समझ में आता है तो आप साथ के लोगों को शेयर कीजिए। और मैं वही बात बार बार बोलूँगा, यदि आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि हमसे लगातार पढ़ते रहें, तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए, 10 लोगों को आप सब्सक्राइब कराइए। कैसे लोगों को, जो स्टूडेंट्स हो, जो पढ़ते हो, ठीक है, और उनसे भी हमें यही गुरु दक्षिणा चाहिए। वो एक आगे की सीरीज़ है। फिलहाल हर जो स्टूडेंट है इंडिविजुअली वो हमें 10 स्टूडेंट कम से कम दे, ये मैं चाहता हूँ। बाद बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।